नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत उप्रेती और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल आस्था कोचिंग संस्थान में। और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ज्योग्राफी के लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा और आप सभी से ये आशा करता हूं कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके मित्रगण हैं आप उनसे हमारे चैनल को शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मैं डेमो के माध्यम से आज आपको ज्योग्राफी के एक लेक्चर ज्वालामुखी के संबंध में डिस्क्राइब से बताना चाहता हूँ। आप इसे आराम से एक दो बार पढ़िएगा और आपको ये चीज़ें कुछ समय के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो लेट अस प्ले। ठीक, तो सबसे पहले ज्वालामुखी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी की क्रिया जो है आपके धरातल पर होने वाली एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से भूगर्भ के अंदर स्थित जितने भी जो मटेरियल रॉ मटेरियल रहते हैं वो इस ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप धरातल पर निकलकर सामने आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। आप इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक में रिटर्न कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है परिभाषा ज्वालामुखी की। धरातल पर स्थित वह क्षेत्र या दरार जहां से आपके धूल का राख के कण मैग्मा लावा इत्यादि पदार्थ निकलते हैं, वह क्रिया ज्वालामुखी कहलाती है। और इन पदार्थों के धरातल पर आने की क्रिया को हम ज्वालामुखीयता कहते हैं। ठीक, कंफ्यूज मत करेगा ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में। मैं लिख देता हूं इस टर्म को। तो दोबारा से देखिएगा, मैंने आपको बताया कि आप ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता इन दोनों में कंफ्यूज मत करेगा टर्म में। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं कि ज्वालामुखी होता क्या है। धरातल पर स्थित वह क्षेत्र या दरार जहां से धूल कण, राख कण, मैग्मा, लावा इत्यादि पदार्थ निकलते हैं वह स्थान ज्वालामुखी कहलाता है तथा इन पदार्थों के धरातल पर आने की क्रिया को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। तो ये एक डेफिनेशन होगी है ज्वालामुखी की। अब आप इसमें जो इसका सेकंड टॉपिक है कि इस ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन कौन से पदार्थ धरातल पर निकलते हैं। तो बेसिकली इस ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप 3 पदार्थ निकलते हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वह है आपका गैसें, सेकंड वन है आपका ठोस और इसका फाइनल जो स्टेप है वह है आपका लावा, या आप इसे द्रव भी कह सकते हैं। ठीक, तो गैसों में देखिए, गैसों की अगर मैं बात करूं तो ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप सबसे ज्यादा मात्रा में जो चीज निकलती है वह है आपकी जलवाष्प, जो लगभग 60 to 90% निकलती है इस क्रिया के परिणाम स्वरूप। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जलवाष्प के साथ साथ आपका CO2, CH4, NH3 ETC गैसें इसके परिणाम स्वरूप निकलती हैं। ये तो हो गया गैसें। अब हम बात करते हैं ठोस की। ठोसों के अंतर्गत धूल कण, राख कण, मैग्मा, लैटरी एवं बम, ये पदार्थ ठोस के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं और इन सभी को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं पायरोक्लास्ट।
अगर आपसे पूछा जाए कि पायरोग्लास क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप धूल कण, राग कण, मैग्मा, लैपिली और बम, इनको हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं क्या? पायरोग्लास। अब इसके हम तीसरे टॉपिक यानी लावा पहुंचते हैं। लावा के अंतर्गत लावा को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो दो कैटेगरी है आपकी कौन सी? पहला अम्लीय और दूसरा क्षारीय। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अम्ल में क्या चीज इंक्लूड की जाएगी और क्षार में क्या चीज इंक्लूड की जाएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अम्लीय लावा वो लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा अत्यधिक होती है, और क्षारीय लावा वो लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। आप आगे आने वाले टॉपिक या चैप्टरों में पढ़ेंगे इनके बारे में, चट्टानों के बारे में, तो वहां पर आप इनके योगदान को समझेंगे। जैसे आपने ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा, और ऐसे ही आपने बेसार चट्टानों के बारे में भी पढ़ा होगा। तो आपके यहाँ पर दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। एक क्लियर हो चुका है कि ज्वालामुखी की परिभाषा क्या होती है, दूसरा ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तीसरी चीज जो इसमें सबसे बेसिक, सबसे इंपोर्टेंट मानी जाती है, वह है ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के प्रकारों में दो तरह के प्रकार सम्मिलित किए जाते हैं। पहला, अवधि के आधार पर ज्वालामुखी, यानी अवधि मतलब टाइम पीरियड, और सेकंड वन प्रकृति के आधार पर यानी नेचुरल। तो ये दो तरह के प्रकार सम्मिलित किए जाते हैं ज्वालामुखी के अंतर्गत। आपने इसमें सबसे ज्यादा ध्यान जिसमें देना है वह है आपका अवधि के आधार पर ज्वालामुखी, जो तीन तरह के होते हैं। अवधि के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय के बाद आपका सेकंड वन प्रसुप्त ज्वालामुखी, और प्रसुप्त ज्वालामुखी के बाद सबसे लास्ट वन शांत ज्वालामुखी। अब हम वन बाय वन इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, और शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सक्रिय ज्वालामुखी की। वे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर धूलकण, रागकण, मैग्मा, लावा इत्यादि पदार्थ निकलते रहते हैं, वे ज्वालामुखी आपके सक्रिय ज्वालामुखी कहलाएंगे। ठीक, जैसे अगर मैं आपको इनके एग्जाम्पल के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले आपने इक्वाडोर का नाम सुना होगा, जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। तो वहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी। दूसरा, आपने फिर आप उत्तरी अमेरिका के एक द्वीप में चले जाइए जिसका नाम है हवाई द्वीप। वहां पर आपके किलाई, मोना लोआ, फिर थर्ड वन एग्जाम्पल की बात करूं तो एटना, जो इटली में स्थित है, और चौथा स्ट्रोम्बोली, जो कि आपका इटली में ही स्थित है। तो ये थे आपका सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। और ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन यहीं से राइज होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है या नहीं है। तो आपको इनको बाय एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे। तो मैं दोबारा बताता हूँ, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, किलायू मोना लोआ हवाई द्वीप, एटना इटली, स्ट्रोम्बोली इटली। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रोम्बोली को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक, तो ये तो था आपका क्या, सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी की। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या की परिभाषा हम देखेंगे। वे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान में तो कोई उद्गार नहीं होता है, लेकिन भविष्य में उनसे उद्गार होने की क्या रहती है, संभावना रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, दोबारा सुनिएगा, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में तो शांत हैं
लेकिन भविष्य में कभी भी उनसे क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। ठीक, आपने परिभाषा देखी प्रसुप्त ज्वालामुखी की। अब हम इसके एग्जाम्पलों को देखेंगे। तो प्रसुप्त में सबसे पहला अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो वो है आपका विसुवियस, जो कि आपका इटली में स्थित है। दूसरा है आपका क्राकाटोवा, जो आपका इंडोनेशिया में स्थित है। और थर्ड वन इज फ्यूजियामा, जो कि जापान में स्थित है। ठीक, तो आपने ये तीन एग्जाम्पल देख चुके हैं आप किसके अंतर्गत, प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत। सक्रिय आप समझ चुके हैं, प्रसुप्त आप समझ चुके हैं। अब आप जानने की कोशिश करेंगे क्या, शांत ज्वालामुखी, कि आखिर शांत ज्वालामुखी होता क्या है। तो वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में शांत है और भविष्य में भी उनके क्या है, शांत रहने की उम्मीद होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पलों की बात करूंगा तो सबसे पहले देवबंद, कोह सुल्तान, जो स्थित है ईरान में। ठीक, दूसरा पोपा, जो स्थित है म्यांमार में। और तीसरा एल्ब्रूज, जो स्थित है यूरोप में। तो अभी तक आप ज्वालामुखी के अंतर्गत 3 पॉइंटों को समझ चुके हैं। पहला कि ज्वालामुखी की परिभाषा क्या होती है, दूसरा कि ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन कौन से पदार्थ धरातल पर निकलते हैं, और तीसरा कि ज्वालामुखी के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा जो भी मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने हालांकि बोर्ड में आपको इनकी स्थिति नहीं लिखी है, मैं केवल आपको ओरली एक चीज बता रहा हूँ। तो आप अपनी कॉपी में उन एग्जाम्पलों के आगे उनकी स्थिति को लिख लीजिएगा। अगर आपको डाउट है तो मैं बता देता हूँ, विसुवियस इटली, क्राकाटोवा इंडोनेशिया, फ्यूजियामा जापान। शांत की अगर बात करूंगा तो देवबंद, कोह सुल्तान ईरान, पोपा म्यांमार, एल्ब्रूज यूरोप। तो आप यहाँ पर इन 3 प्रकारों को समझ चुके हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्यों होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी में कि वर्तमान में वो शांत रहते हैं लेकिन भविष्य में उनसे उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। आप इस चीज को अपने माइंड में बिठाइएगा और इसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करिएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इससे आगे कि ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है धरातल पर। तो ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ये मैं आपको अब यहाँ पर बताने जा रहा हूं। ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप धरातल पर 2 तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला, कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होगा कहाँ, धरातल के अंदर यानी आंतरिक भाग पे, और कुछ का निर्माण होगा कहाँ, धरातल के बाहर। तो 1 बाय 1 हम समझेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और उन स्थलाकृतियों के नाम क्या क्या है। आंतरिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है बैथोलिथ, दूसरा आता है लैकोलिथ, तीसरा आता है लोपोलिथ, फोर्थ वन इज हैकोलिथ, फिफ्थ वन इज डाई, और 6th सिल्क।
तो ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप आंतरिक भाग में इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें सबसे पहले है बैथोलिथ, दूसरा लैकोलिथ, तीसरा लोपोलिथ, चौथा फैकोलिथ, पांचवा डाइक और छठा सिल। अगर आपको नाम याद करने में डिफिकल्टीज हो रही है तो आप उनके पहले के केवल दो अक्षरों को लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे याद करने का तरीका बैथो, लैको, लोपो, फैको, बैथो, लैको, लोपो, फैको। तो ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता है कहाँ? धरातल के आंतरिक भाग पे। अब हम ऐसे ही बात करते हैं इनकी बाह्य में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्रेटर के बाद कॉल्डेरा के बाद ज्वालामुखी शंख, ज्वालामुखी शंख के बाद ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत के बाद गर्म झरने और उसके बाद ग्रेसर। ये कुछ स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के बाह्य भाग में होता है। चलिए ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैथोलिथ क्या है, लैकोलिथ क्या है, लोपोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है, डाइक क्या है और सिल क्या है। तो सबसे पहले चीज मैंने आपको बता दिया है कि ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप जितने भी आप जो स्थलाकृतियां देख रहे हैं, इन सभी का निर्माण कहाँ होगा? धरातल के अंदर। ध्यान रखिएगा, धरातल के बाहर ना होकर कहाँ? धरातल के अंदर। तो समझते हैं कि बैथोलिथ क्या है। बैथोलिथ धरातल के अंदर स्थित लावा का गुंबदाकार संरचना क्या कहलाती है? बैथोलिथ कहलाएगी। लैकोलिथ धरातल के अंदर स्थित लावा का छोटे आकार में निर्माण होना लैकोलिथ कहलाएगा। लोपोलिथ लावा का कस्तरेनुमा जमाव लोपोलिथ कहलाता है। फैकोलिथ लावा का तरंगनुमा जमाव फैकोलिथ कहलाएगा। सिल धरातली परतों के समानांतर मैग्मा का लंबवत जमाव सिल कहलाएगा। और डाइक धरातली परतों के समानांतर लावा का जमाव क्या कहलाएगा? डाइक कहलाएगा। ठीक, तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ। बैथोलिथ बड़ी गुंबदाकार संरचना बैथोलिथ कहलाएगी। लैकोलिथ छोटी गुंबदाकार संरचना लैकोलिथ कहलाएगी। लोपोलिथ लावा का तस्तरीनुमा जमाव लोपोलिथ कहलाएगा। फैकोलिथ लावा का तरंगनुमा जमाव कहलाएगा। डाइक धरातलीय परतों के समानांतर मैग्मा का लंबवत जमाव डाइक कहलाएगा। और धरातलीय परतों के समानांतर लावा का जमाव क्या कहलाएगा? सिल कहलाएगा। ठीक, तो ये चीजें आपने पढ़ी किसके अंतर्गत? आंतरिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत पढ़ी थी। बाह्य में ज्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है, केवल आप इनको याद रखिएगा। क्रेटर, कॉल्डेरा, ज्वालामुखी शंख, ज्वालामुखी पर्वत, गर्म झरने और ग्रेसर। तो ये मेरी पहली डेमो क्लास थी, आप इसको एक बार देखिएगा। अगर कोई आपके डाउट्स है तो फिर मैं उसे क्लियर करवा दूंगा।